हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो हमारा चैप्टर संस्कृति चल रहा है, तो उसकी हम विशेषताएं कर रहे हैं और इसका ये सेकंड पार्ट है। इसे फर्स्ट पार्ट में हमने जो है संस्कृति की विशेषताएं जानी हैं। फिफ्थ और हम सिक्स्थ अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सिक्स क्या है कि संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, संस्कृति क्या करती है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। किस तरीके से? कि मानव की अनेक आवश्यकता है, शारीरिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक। ठीक है, संस्कृति मानव की इन आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, प्रकार्यवादी समाजशास्त्री मेलिनोवस्की व रेडक्लिफ ब्राउन की मान्यता है कि संस्कृति का कोई तत्व बेकार नहीं होता, वह बल्कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जब तक किसी संस्कृति का तत्व का समान योगदान समाप्त हो जाता है तो उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब तक तत्व रहेगा तब तक तो वो है, जब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो वो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। वह संस्कृति तब तक ही संस्कृति का अंग बना रहता है जब तक मानव की आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती। आवश्यकता पूर्ति हो जाती तो उसका कोई वो ही नहीं रहता। ठीक है, मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए नए आविष्कार करता है और आविष्कार मानव अनुभव संस्कृति के तत्व बनाए जाते हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित संस्कृति के विभिन्न तत्व स्वयं संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। संस्कृति में अनुकूलन और परिवर्तनशील का गुण होता है। संस्कृति में समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ जैसे मैदानी भाग हो गए, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, रेगिस्तान हो गए, शीत प्रदेश आदि में स्थानों में संस्कृतियाँ प्राप्त मात्रा में इनमें भिन्नता होती है, अलग अलग होती हैं ये। ठीक है, पहाड़ी प्रदेशों की संस्कृति मैदानियों से अलग होगी, ये बात आपको समझ में आ गई। उसी प्रकार ठंडे प्रदेश और गर्म लोगों की जो होंगी उनकी रहन सहन की जीवन शैली अलग होगी। इस विभिन्नता के कारण यह है कि प्रत्येक स्थान की संस्कृति ने अपनी भौतिक परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन कर लिया है। ठीक है, जहाँ गर्म है वहाँ की संस्कृति शैली वहाँ के लोग सीख चुके हैं। जहाँ ठंड है वहाँ के लोगों की शैली अलग होगी पर वो उनसे तालमेल बिठा लेते हैं। भौगोलिक परिस्थितियाँ संस्कृति के कुछ भाग और तत्वों में परिवर्तन तो लाती हैं परंतु पूर्ण रूप से इसको निश्चित नहीं करती। संस्कृति के विभिन्न तत्व और इकाइयों के समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, परंतु यह परिवर्तन एकाएक नहीं होकर धीमी गति से होता है। परिवर्तन के सामंजस्य की यह प्रक्रिया ही अनुकूलनशीलता कहलाती है। नेक्स्ट है संस्कृति एक आदर्श रूप में है कि संस्कृति एक आदर्श रूप में किस प्रकार है? प्रत्येक समाज या समूह के लोग अपनी संस्कृति को आदर्श मानते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? संस्कृति इसलिए भी आदर्श होती है कि ये किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार की देन न होकर संपूर्ण समूह के व्यवहार को प्रदर्शित करती है। ये जो सामूहिक व्यवहार है समूह के द्वारा ही स्वीकृत होते हैं। ठीक है, इसलिए आदर्श भी माने जाते हैं। प्रत्येक समूह अपने सदस्य इन आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा भी रखता है कि मतलब हमारा समूह इस तरीके से कुछ चीज़ की संस्कृति बनाता है तो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो इसे पूरा करें। इन आदर्शों के पालन के लिए लोगों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे बाध्य करता है। जैसे बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, उनके सामने झुकना, पाँव छूना, ये हमारी संस्कृति है। जब दो संस्कृति की तुलना की जाती तो व्यक्ति अपनी संस्कृति को आदर्श बनाने का प्रयास करता है कि नहीं, मेरी संस्कृति ज़्यादा अच्छी है, ऐसा प्रयास करने में रहता है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में जब एक भारतीय करता है तो वह अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृति व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, जन्म के बाद मानव शिशु एक मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण में प्रवेश करता है। मानव का पालन पोषण किसी न किसी सांस्कृतिक पर्यावरण में होता ही है। इसमें रहकर ही मनुष्य अपनी संस्कृति को आत्मसात करता है, ग्रहण करता है। यानी कि संस्कृति के अंतर्गत प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं, जनरीतियों, भाषा और कला आदि का प्रभाव व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। ठीक है, इसी के कारण अलग अलग संस्कृति में पले व्यक्तियों का व्यक्तित्व भी एक दूसरे से भिन्न होगा क्योंकि उनका पालन पोषण विभिन्न संस्कृतियों पर्यावरण में हुआ है। ठीक है,
अब देख लेते हैं प्रोफेसर रूथ बेनेडिक्ट ने क्या कहा है। व्यक्तित्व पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति की संस्कृति उसे एक कच्चा माल प्रदान करती है। ठीक है, संस्कृति उसे कच्चा माल प्रदान करती है जिससे वह अपने जीवन का निर्माण करता है। यदि यह कच्चा माल अपर्याप्त है तो व्यक्ति का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं होगा। यदि वह पर्याप्त है तो उसका व्यक्ति को उसका सदुपयोग करने का अवसर मिल जाता है। अंततः स्पष्ट है कि व्यक्ति और संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को निश्चित दिशा और स्वरूप प्रदान करने में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब देख लेते हैं संस्कृति में संतुलन एवं संगठन कैसे बैठाया जाता है। संस्कृति का निर्माण प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर होता है। भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ तत्व एक दूसरे से पृथक न होकर आपस में बंधे हुए रहते हैं, इसलिए ये व्यवस्थित व संतुलित होते हैं। जिन तत्वों से संस्कृति का निर्माण होता है वे आपस में जुड़े हुए तो नहीं होते बल्कि एक दूसरे के तत्वों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। जब संस्कृति के किसी एक तत्व में परिवर्तन आ जाता है तो वो अन्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति के तत्वों का विकास होता है। क्षेत्रीय भिन्नता के बावजूद संस्कृति के विभिन्न तत्व, ठीक है, लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। इसे संस्कृति में एकीकरण और संगठन पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारा समस्त जीवन संगठित और संतुलित होता है उसी प्रकार संस्कृति के सभी तत्व संकुल प्रतिमान भी संतुलित व संगठित होते हैं। किसी भी तत्व का अस्तित्व अलग थलग रहकर नहीं होता बल्कि संगठन में ही होता है। जैसे सरल आदिम ग्रामीण समाजों में संस्कृति की यही विशेषता अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नेक्स्ट है संस्कृति की अधिव्यक्तिक एवं अधिक सावयवी होती है। प्रसिद्ध अमेरिकी मानवशास्त्री क्रोवर ने संस्कृति की इस विशेषता की चर्चा करते हुए कहा है कि संस्कृति व्यक्ति एवं सावयव से ऊपर होती है। यदि संस्कृति का निर्माता स्वयं मानव है परंतु संस्कृति का निर्माण हो जाता है तो व्यक्ति उससे ऊपर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति उस संस्कृति के अनुरूप व्यवहार करता है। कोई भी अकेला व्यक्ति संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकता बल्कि ये संपूर्ण समाज व संस्कृति की देन होती है। कभी कभी कुछ समाज सुधारक समाज में कुछ मूल्य परंपराओं प्रथाओं में परिवर्तन अवश्य लाते हैं परंतु वे संपूर्ण संस्कृति को परिवर्तित नहीं कर पाते हैं। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन न होकर परंतु समाज की देन होती है, इसलिए उसमें निरंतरता का भी गुण पाया जाता है, मतलब वो बदलती रहती है। एक व्यक्ति न तो संस्कृति का निर्माण कर सकता है, ठीक है, और न ही उसमें परिवर्तन ला सकता है। इसका अर्थ है कि ये अधिक व्यक्तिक होती है। सावयवी शब्द का प्रयोग मानव अन्य जीवित प्राणियों के लिए भी किया जाता है। संस्कृति का निर्माण स्वयं मानव ने किया है, चूँकि मानव एक सावयव है, अतः उसके द्वारा निर्मित संस्कृति उससे अधिक होने के कारण अधिसावयवी है। तो इसकी विशेषताएं पूरी हो गई इस चैप्टर में। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे संस्कृति के उत्पादन, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर, कल्चर के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो कमेंट्स कीजिए, चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।